नमस्कार। हम अंत में क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ा था हमने? निजवाचक सर्वनाम पढ़ा था और आपको अंतर रूप पढ़ा था। दिखाना एक बार, अंतिम वाक्य क्या लिखा था हमने? अच्छा, अन्य पुरुष आप लिखा था ना। उसमें हमने एक बिंदु लिखा था अन्य पुरुष आप में, कि अन्य पुरुष आप का प्रयोग तब होता है जब पहले से कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम दिया गया हो। हमने संज्ञा का उदाहरण तो पढ़ लिया है, सर्वनाम का उदाहरण आपको नहीं पढ़ाया। देखो आप, दो उदाहरण लिखे हैं मैंने आपको, दोनों संज्ञा के लिखा है। लिखा है, एक विद्यार्थी का प्रश्न था कि सर्वनाम का उदाहरण नहीं लिखा है, तो लिख लीजिए आप कि आप ऑफलाइन वालों का नहीं है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी का था कि सर सर्वनाम का नहीं लिखा है आपने, तो लिखो भाई सर्वनाम का। वही लिखना जो दो लिखे तो उदाहरण, वही लिखना, उनके बीच में लिखो या नीचे लिखो, जगह बची होगी। कहां पर लिखना है पता है? पंडित नेहरू और मुख्यमंत्री जी, उन उदाहरणों के साथ लिखना है। अब देखो कहां लिखे हुए। देखिए, वे आज छुट्टी पर हैं। वे आज छुट्टी पर हैं क्योंकि आप बीमार हैं। वे आज छुट्टी पर हैं क्योंकि आप बीमार हैं। क्योंकि आप बीमार हैं। बीमार में ई बड़ी आती है, छोटी नहीं। बीमार शब्द शुद्धि का उदाहरण है, बहुत अच्छा। ई बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी। आपके संज्ञा वाले कोई एक दो प्रश्न थे, आपके से नहीं हुए थे, आप चिट्ठी बना के दे दो, मैं आता लिख देता हूं जो आपके प्रश्न हल नहीं हुआ आपसे। नहीं कर पा रहे हो? एक मुझे कल किसी ने और पूछ लिया था, कल शाम को किसी ने और पूछा था, 3 प्रश्न हो गए। और भी कोई हो बता दो। तो संज्ञा निकालिए अंत में। एक लिखिएगा, नोट लिख दीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम की उपस्थिति में, रुको 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 रुको, संबंध कारक की उपस्थिति में, माफी चाहता हूं, सर्वनाम याद आ गया, वो हम संज्ञा के अंदर लिख रहे हैं। संबंध कारक की उपस्थिति में संबंध कारक की उपस्थिति में भेदक का निर्धारण, रुको, भेदक की संज्ञा, संबंध कारक की उपस्थिति में भेदक की संज्ञा के प्रकार का निर्धारण, भेदक की संज्ञा के प्रकार का निर्धारण
भेदक की संज्ञा के प्रकार का निर्धारण संबंध चिन्ह के अनुसार किया जाता है। संबंध चिन्ह के अनुसार किया जाता है, जैसे का, रा, ना। यदि इस तरह से संज्ञा आती है तो हम निर्धारण करेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो भेदक होगा वह भेद्य के बारे में नहीं पढ़ रहे, भेद करने वाला, वो आपका व्यक्तिवाचक। जैसे आपने क्या लिखा, वो एक उदाहरण बताइएगा। तालाब में कमल का फूल खिला, ये लिखा आपने। यहां पर ये कह रहा है कि फूल को रेखांकन नहीं कर रहा है, ये कमल को रेखांकन कर रहा है, कमल का फूल। तो यहां पर अकेला है, यहां पर क्या है, ये अकेला है यहां पर, क्योंकि का आया है तो इसको व्यक्तिगत संज्ञा लीजिएगा। वह मेरा भाई है। अब यहां देखिए रा आ रखा है, मेरे, एक वचन है ये, और एक वचन क्या होता है, वाक्य प्रयोग में एक वचन अपने आप में अकेला ही है। उस वह मेरा भाई है, मतलब वो मेरा ही है, किसी और का अब नहीं है, किसी और का नहीं है। तो इसमें भाई कौन सा है, भाई मैं तो है यही, भाई कौन सा है, जातिवाचक। जातिवाचक कैसे हुआ यहां पर, या देखिए वह मोहन का भाई है। अब बताइए, ये मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक है, और भाई क्या है, भाई कितना है मोहन का, यहां भी व्यक्तिवाचक ही है, ये दोनों व्यक्तिवाचक ही इसी में आ रहे हैं। दूसरा, यदि के आ जाता है, के, रे या फिर ने, तालाब में कमल के फूल खिले। अब एक वचन है बहुवचन है, अब कमल एक वचन है बहुवचन है, कमल के फूल खिले, यानी कमल यहां पर बहुवचन में आएगा, क्योंकि आ गया यहां पर, तो ये यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। तो इसको लिखिएगा, जब यह स्थिति आ जाए जातिवाचक संज्ञा। एक और क्या था आपका, एक और क्या था, लिख लिया।
एक और क्या था आपका प्रश्न था? और आपका था? हाँ, तो अगला बिंदु लिखिए। विशेषण युक्त जातिवाचक संज्ञा। विशेषण युक्त जातिवाचक संज्ञा। विशेषण युक्त जातिवाचक संज्ञा। लिखिए इसमें विशेषण, विशेषण संज्ञा के अर्थ को, विशेषण संज्ञा के अर्थ को सीमित करता है, अर्थ को सीमित करता है। सीमित करता है, इसलिए, इसलिए इसकी वजह से, इसलिए उसकी वजह से, इसलिए उसकी वजह से उसका प्रकार भी सीमित हो जाता है, उसका प्रकार भी सीमित हो जाता है। जैसे, जैसे यहां देखिएगा आप, एक है व्यापक अर्थ, दूसरा है सीमित अर्थ। व्यापक अर्थ कब होता है? जब वो की संज्ञा बिना विशेषण के आती है तो वो व्यापक अर्थ में होती है, और जब कोई संज्ञा विशेषण की उपस्थिति में आती है फिर वो सीमित अर्थ में होती है, फिर वो पूरी संज्ञा नहीं हो पाती है, वो संज्ञा का एक प्रकार, एक संज्ञा का एक रूप बन जाता है यहां पर। तो यहां पर लिखिएगा, जब कोई संज्ञा विशेषण रहित रूप में आती है, जब कोई संज्ञा विशेषण रहित रूप में आती है, कॉमा, जब कोई संज्ञा विशेषण रहित रूप में आती है, कॉमा, तब वह व्यापक अर्थ में होती है। तब वह अपने व्यापक अर्थ में होती है। और व्यापक अर्थ में कोई संज्ञा, और व्यापक अर्थ में कोई संज्ञा अपने मूल प्रकार में होती है, और व्यापक अर्थ में कोई संज्ञा अपने मूल प्रकार में होती है। जैसे, अपने मूल प्रकार में होती है, जैसे, ठीक है, यहां लिखिए, जब कोई संज्ञा विशेषण की उपस्थिति में आती है, जब कोई संज्ञा विशेषण की उपस्थिति में आती है, कॉमा, जब कोई संज्ञा विशेषण की उपस्थिति में आती है, कॉमा, तब वह व्यक्ति विशेष ऑब्लिक बहुत में से कुछ एक, ऑब्लिक बहुत में से कुछ एक की सूचक होती है। बहुत में से कुछ एक की सूचक होती है।
ऑब्लिक कुछ एक पदार्थों का समूह मात्र होती है, कुछ एक पदार्थों का समूह मात्र होती है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में वह व्यक्तिवाचक होती है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्तिवाचक होती है। यानी कुछ एक पदार्थों का समूह मात्र होती है, यानी ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाचक होती है। हम ये संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हो, हम सर्वनाम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्यों सर्वनाम पढ़ना हम फिलहाल छोड़ दिया है। संज्ञा में 2-3 प्रश्न आपकी दिक्कत किए थे, उनको हल कर रहे हैं यहां पर। तो अब देखिए कैसे होता है। हमने लिखा है गाय चर रही है, या गाय कहने से दुनिया की सारी गायें आती है इसमें। अब कोई कहे सर ये तो अकेली गाय है तो गाय। भाई मान लीजिए मैंने यहां पर, चलिए एक उदाहरण लिखता हूं, यहां लिखा मैंने गाय। गाय कहने से दुनिया की सारी गाय, मान लीजिए पृथ्वी पर जितनी भी गायें हैं वो सब गायें सम्मिलित होगी। आपने गाय कह दिया, ये व्यापक अर्थ है, हो गया। तो हम कहते हैं मतलब मूल संज्ञा में होती है, यहां पर होगी है जातिवाचक संज्ञा। पर इन्होंने कहा है कि इस तरह से आ जाए तो, जैसे आपने लिखा यहां पर थार पार कर गाय। अब बताइए ये जितनी गायें हैं, क्या विश्व की सारी गायें इसमें आई है? नहीं, हम कहेंगे एक ये इतना सा जो बिंदु है पूरे विश्व में वो गायें आई है। अब बताइए इतने में से जो एकमात्र होगा फिर भौगोलिक दृष्टि से एक क्षेत्र बन जाएगा। भाई संपूर्णता का सूचक नहीं होगा, फिर ये भौगोलिक दृष्टि से एक क्षेत्र बन जाएगा जो व्यक्ति विशेष होगा। भाई अब थार पर कहते, थार पर आपको अलवरद मिलेगी नहीं, कहां मिलेगा आपको? अमेरिका मिलेगी नहीं। और गाय कहने से, गाय चाहे यहां आई है चाहे कहीं आई है, गाय गाय होती है जो हर जगह आपको मिलेगी, हम उसको गाय बोलते हैं। पर जैसे आपने ये विशेषण का प्रयोग कर लिया आपने, अब विशेषण आ गया, अब क्या हो गई है? सीमित हो गई है। तो अब इसको हम बोलते हैं यह है व्यक्तिवाचक, क्योंकि गाया में भी आपने इसको सीमित कर दिया है। विशेषण इसलिए थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको। इसके बाद देखिए हम लिखते हैं यहां पर शेर। शेर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। शेर मतलब दुनिया के सारे शेर आ गए यहां पर। अब आप लिखते हो बब्बर शेर। आप बताइए क्या सारे शेर है? जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उसी को बोलते हैं। तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आपने लिखा यहां पर चावल। हम जानते हैं चावल जातिवाचक संज्ञा का एक प्रकार है, द्रव्यवाचक वह संज्ञा है। द्रव्य संज्ञा मैं लिख के देता हूं, ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा पर आप लिखते हैं यहां पर बासमती चावल। आप दुकान पर जाकर बोलिए भाई साहब चावल दीजिए, वो आपको चावल देगा। आप जाकर बोलिए बासमती चावल दीजिए, वो दूसरा कोई चावल नहीं देगा, केवल आपको बासमती देगा। और बासमती उसके पास नहीं होगा, साफ मना कर देगा, भाई साहब मेरे पास बासमती नहीं। चावल उसके पास में है, देखिए चावल उसके पास है, पर वो कहेगा बासमती मेरे पास नहीं है। और बासमती चावल क्या हर जगह होता है? क्या बासमती चावल हर जगह होता है? कुछ क्षेत्र विशेष में होता है। बताइए भारत में बासमती चावल सबसे ज्यादा कहां होता है? कहां होता है? शिमला, पश्चिम बंगाल में है, यूपी में है, और बहुत बढ़िया केरल, कर्नाटक। और कोई बीच बचा है? पंजाब बोल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप बासमती चावल लिखोगे
तो हम कहेंगे संज्ञा का प्रकार, यहां पर आप इसे बदल रहे हो, ये तो कर रहे हैं संज्ञा, विशेषण यही करता है और विशेषण कुछ भी नहीं करता इसमें। लिख लो आप इसे। दे दो भाई साहब। वो कुर्सी पर बैठा वही है क्या? संज्ञा में 2 बिंदु लिखने थे। चलिए अब आइए, यहां पर आइए सर्वनाम आइए, और सर्वनाम में हमारा जो प्रकार है वो है तीसरा प्रकार। तीसरा ही तो है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम जो सर्वनाम जो सर्वनाम प्रधान उपवाक्य का संबंध, जो सर्वनाम प्रधान उपवाक्य का संबंध आश्रित उपवाक्य के साथ, प्रधान उपवाक्य का संबंध आश्रित उपवाक्य के साथ बताते हैं, कॉमा, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो मूलतः 2 हैं, जो मूलतः 2 हैं। जो और सो, मूलतः 2 है, जो और सो। क्या इनके एक वचन बहुवचन लिखे हम? नहीं, हम पीछे पढ़ चुके, इनके विकारी हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनके विकारी भी क्या है? इनके विकारी भी आगे लिखिए, लिख लो यहीं पर आगे। मूल तक कितने हैं? 2 हैं, जो और सो, पूर्ण विराम, आगे लिखिए। इनके विकारी भी, इनके विकारी भी, इनके विकारी भी संबंधवाचक सर्वनाम ही है। सामान्यतः इनके रूप में विकार, पूर्ण विराम, सामान्यतः इनके रूप में विकार वचन और कार्य के अनुसार होता है। सामान्यतः इनके रूप में विकार वचन और कार्य के अनुसार होता है। इनके रूप में विकार वचन और कार्य के अनुसार होता है।
अर्धविराम, परंतु इनके रूप में विकार प्रत्यय के सहयोग से भी, परंतु इनके रूप में विकार प्रत्यय के सहयोग से भी होता है। प्रत्यय के सहयोग से भी होता है। जस्ट देखिए, जो के साथ में तना प्रत्यय लगाया आपने, क्या बनेगा बताइए? जो के साथ में तना प्रत्यय तो आएगा यहां पर जितना। अब हम सो के साथ में तना प्रत्यय लगा, कितना आता है? आता नहीं है, वो बनता है पर हम उसका प्रयोग हिंदी में करते नहीं कि सो हमारे लिए क्या है? अविकारी है। पर सो के विकल्प में एक और सर्वनाम आता है वह। अब वह के साथ में तना प्रत्यय लगे तो, अच्छा जितना तो एक वचन है, इसका बहुवचन जितने, और स्त्रीलिंग क्या बनेगा? जितनी। तो जितना, जितने, जितनी। तो ये इसके जो के साथ में तना प्रत्यय लगता है जितना, ये जितना भी सर्वनाम ही होता है, जब तक इसके साथ कोई संज्ञा नहीं होती है सर्वनाम के रूप में चलता है। तो एक विशेष विकार होता है इसमें प्रत्यय के सहयोग से भी। बाकी हम जानते हैं वचन और कार्य के अनुसार ही होता है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था विकारी और अविकार रूप। पर एक परिस्थिति ऐसी आती है कि यहां पर भी यहां पर परिवर्तन होता है इसमें। और इसका जो संबंधी है वह के साथ में तना आता तो यह बनता है उतना। लिखिए यहां पर आप, जितना उतना। एक और होगा कि जो के साथ में यदि ऐसा का प्रयोग करते हैं तो बनता है ये जैसा, और ये यदि वह के साथ में ऐसा का प्रयोग करते हैं तो बनता है वैसा। अब आपको लगेगा यहां पर वह कैसे आ गया? ये ऐसा लग रहा है? अभी लिखाता हूं मैं, पहली को आप। तो यहां पर बिंदु लिखिएगा, सो के स्थान पर वह, सो के स्थान पर वह वे। लिखिए, आजकल जो के साथ संबंध के रूप में, आजकल जो के साथ संबंध के रूप में सो के स्थान पर, सो के स्थान पर एक वचन के लिए वह, सो के स्थान पर एक वचन के लिए वह, और बहुवचन के लिए वे का प्रयोग अधिक होता है, अधिक
होता है। अधिक होता है, पूर्ण विराम। इसके बाद एक और लिखिएगा, जो लिखे इसे मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसे मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसे मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सो इसे सहसंबंधवाचक सर्वनाम, कॉमा अन्योन्य संबंधवाचक सर्वनाम, सहसंबंधवाचक सर्वनाम, अन्योन्य संबंधवाचक सर्वनाम, कॉमा पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम और पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम और नित्य संबंधी सर्वनाम। नित्य संबंधी सर्वनाम कहा जाता है। नित्य संबंधी सर्वनाम कहा जाता है क्योंकि यह सदैव जो के साथ, यह सदैव जो के साथ संबंध के रूप में आता है। संबंध के रूप में आता है। अन्य सर्वनामों की तरह, अन्य सर्वनामों की तरह स्वतंत्र रूप में कभी नहीं आता। अन्य सर्वनामों की तरह स्वतंत्र रूप में कभी नहीं आता। स्वतंत्र रूप में कभी नहीं आता। जो दूसरे सर्वनाम है उनके साथ में ये कभी दूसरे सर्वनामों की तरह नहीं आता। एकमात्र सर्वनाम है जो सबसे भिन्न आता है, अकेला कभी नहीं आता है। ये हमेशा जो के साथ आएगा। जो नहीं है तो कभी सो का प्रयोग अकेला नहीं होता है। एकमात्र सर्वनाम है, इसको इसकी खुद की विशेषता है, इसलिए सबसे ज्यादा नाम ही इसके हैं। इसको संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अन्योन्य संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, या जिसके जैसा कोई पारस्परिक, परस्पर यानी सदैव संबंध के रूप में आता है। और नित्य संबंधी, इसको सदा संबंधी भी कहते हैं हम। नित्य संबंधी सर्वनाम की जगह आपके सदा संबंधी सर्वनाम आए तब ये लिखोगे, क्योंकि सदा संबंध के रूप में आता है। ये एक और जोड़ दीजिए नाम, सदा संबंधी सर्वनाम। जो नित्य लिखा है इसके सदा संबंधी सर्वनाम। एक सर्वनाम हमने पढ़ा है शायद, नित्य आदरवाची सर्वनाम। कौन सा है? नित्य आदरवाची सर्वनाम आप, और नित्य संबंधी सर्वनाम सो। दोनों ध्यान रखना, दोनों में नित्य आता है। वहां नित्य आदरवाची सर्वनाम है आप, और ये नित्य संबंधी सर्वनाम है
सो, याद आ जाएगा। नीचे लिखिए उदाहरण, नीचे लिखिए उदाहरण। अब मैं आपको उदाहरण लिखाता हूं, आप उन उदाहरणों को देखिएगा। क्या जो ऊपर पढ़ा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मैंने सब कुछ गाता एक साथ लिखा दी पूरी की पूरी। देखिए उदाहरण हम तोड़ते, एक उदाहरण तोड़ते, दो उदाहरण तोड़ते, तीन उदाहरण तोड़ते हम ऐसे। लिखिए यहां पर, जो बोले कमा सो निहाल, जो बोले सो निहाल। सर शंकर वाला आएगा मैडम, जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल। अगला, अक्ल आगे ठिकाने। क्या स कौन सा आएगा? सो में मैं पूरी गाता गाता आ रहा हूं कि जो के साथ में कौन सा आएगा? सो ही आएगा। और क्या स कौन सा आएगा? तो शंकर वाले बोलूंगा फिर मैं। फिर जैसा विद्यार्थी प्रश्न करे उसके बौद्धिक बल के अनुसार उत्तर दिया जाता है। ये प्रश्न नहीं था आपकी, मूर्खता थी प्रश्न की। जो बोले सोनियाल वो भी गलत लिखा आपने यहां पर। जो बोले सो निहाल, ये तो स आएगा। जो के साथ स पढ़ता आ रहा है, 11 सर्वनाम में पढ़ा इसको हमने, ये स आएगा। देख लिया आपने? अगला लिखिए, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा कमा सो भरेगा। अब इन कहावतों के अतिरिक्त कहीं पर भी सो प्रयोग नहीं मिलता है। सो का प्रयोग रूढ़ प्रयोग है। ये कहावत है तो कहावत रूढ़ होती है, कहावत होती है वो रूढ़ होती है। तो रूढ़ प्रयोग में हमेशा सो आता है, रूढ़ के अतिरिक्त किसी प्रयोग में फिर सो नहीं आएगा। ये जो सामान्य प्रयोग है बोलचाल में, वहां पर एक वचन के लिए वह आएगा और बहुवचन के लिए वे आएगा। तो अगला लिखिए, जो कह रहा है कॉमा, जो कह रहा है कॉमा वह पढ़ेगा भी। अगला, जो वहां गए थे कॉमा वे लौट आए हैं। अगला, जिन्हें कोई न समझा पाए, जिन्हें कोई न समझा पाए कमा उन्हें अब कौन समझाएगा, अब कौन समझाएगा। तो जिन्हें के साथ में क्या लिखा हमने? उन्हें। ये समझ में आ रहा आपके कि जिन्हें किसका विकारी है? जो का। और उन्हें किसका विकारी है? वह का विकारी है। कि जो के विकल्प में वह आ रहा है, और जहां पर जो का विकारी आएगा वहीं पर वह का विकारी आएगा। विकारी कभी भी आ सकते हैं, विकारी वही सर्वनाम होता है। अब लिखिए, जिसे जिसे कभी दो वक्त की रोटी नसीब न हुई हो कमा वही गरीबी को जानता है। अगला,
जितना खाओगे, कॉमा उतना फूलोगे फलोगे। अगला, जैसा करेगा कॉमा वैसा पाएगा। जैसा करेगा कॉमा वैसा पाएगा। और समझ में आ गया ऊपर बोला पूरा जो ऊपर लिखा था, सब समझ में आ गया आपके? तो इतने सर्वनाम आपके समुद्रवाचक में। तो समुद्रवाचक में जो और सो अकेले नहीं आते हैं, इनके विकल्प और दूसरे वाले ये भी है जो विकर्य और अविकर्य रूप में, विकर्य के रूप में साथ में रहते हैं और विकल्प के रूप में आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो के विकल्प में आजकल वह और वह और वे, यानी वह कौन सा सर्वनाम है? यहां पर वह कौन सा सर्वनाम के रूप में आया? आपके समुद्रवाचक रूप में आया। वैसे किसके रूप से आया था ये? देखिए, जो करेगा सो पाएगा, तो अन्य पुरुष के रूप में आया था। ये अन्य पुरुष है, उस वो वाला यहां पर आया हुआ है। ये वाक्य यही कह रहा है। समुद्रवाचक के बाद सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक। चौथा प्रकार है, लिखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा लिखूं? कोई नहीं पूछने वाला। निश्चय शब्द आएगा परिभाषा वापस। परिभाषा में निश्चय ही शब्द आएगा, तो कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछने वाला। पर संबंधवाचक की परिभाषा से पूछ जा सकती है। प्रधान उपवाक्यों का संबंध आश्रित उपवाक्यों के साथ बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संबंधवाचक सर्वनाम वाले जितने भी आपके वाक्य होते हैं, एक वाक्य के प्रकार होते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये सब के सब उसके प्रकार वाले होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे तो ये सर्वनाम हमारा फिर से काम आएगा वहां पर। तो लिखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, आगे लिखिए, दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं। निकटस्थ सर्वनाम और दूसरा दूरस्थ सर्वनाम। निकटस्थ कौन सा? यह है एक वचन और वह बहुवचन। दूरस्थ में तो वह नहीं आएगा, ये आएगा यहां पर। वह एक वचन और वे बहुवचन। लिख लिया आपने? यह एक वचन है, ये बहुवचन है, वह एक वचन है और वे बहुवचन है। इतना ही है, बस पर्याप्त है। बाकी हम पढ़ चुके। उदाहरण लिखिए। यह अब क्या क्या पढ़ेगा।
यह को रेखांकन करनो। बच्चे ने उनसे प्रश्न किया। बच्चे ने उनसे प्रश्न किया। उनसे प्रश्न किया। उन है आपका ये सर्वनाम है। कौन सा? दूरस्थ सर्वनाम ये, यानी है तो निश्चयवाचक ही पर दूरस्थ है। अगला लिखिए। पिताजी ने इन्हीं को घर बुलाया है। इन्हीं को घर बुलाया है। अब इन्हीं क्या है? यह सर्वनाम है। मैंने पढ़ा रखा आपको कि इनके साथ में ही आता है। ठीक है, निपात की स्थिति आ रही यहां पर, हमने कल ही पढ़ा था कि निपात की स्थिति में आया हुआ सर्वनाम है ये। इन्हीं, इनके साथ में ही है यहां पर, तो क्या बन गया? इन ही बन गया। एक और लिखिए। उन्होंने देश के लिए प्राण न्योछावर किए। प्राण न्योछावर किए। न्योछावर एक मात्रा आती है, सप्तशुद्धि के बेहतरीन उदाहरण में उदाहरण है। न्योछावर किए हो गया। लिख लो उदाहरण। उदाहरण इसलिए लिखा रहा हूं, बाकी खूब आएंगे उदाहरण आगे, इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको शंका नहीं रहे कि उदाहरण नहीं लिखाया मैं। 5वां लिखिए। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा की जरूरत नहीं है, परिभाषा से नाम में रहेगी। लिखिए। 2 प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं। पहला प्राणीवाचक सर्वनाम और दूसरा अप्राणीवाचक सर्वनाम। प्राणीवाचक सर्वनाम, दूसरा अप्राणीवाचक सर्वनाम। इसमें लिखिए जो सजीवों के लिए प्रयुक्त होता है। जो सजीवों के लिए प्रयुक्त होता है, कमा वह है कोई। वह है कोई, तो कोई कौन सा है? प्राणीवाचक है। इसलिए कि जो निर्जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जो निर्जीवों के लिए प्रयुक्त होता है, जो है कुछ। जो निर्जीवों के लिए प्रयुक्त होता है, जो है कुछ। पूर्ण विराम। हो गया। नीचे लिखिए उदाहरण।
कोई इधर आ रहा है। अगला, बच्चा कुछ लेकर आया है। अगला, किसी ने बच्चे को पुकारा। किसी ने बच्चे को पुकारा। अगला, किन्हीं को कुछ नहीं खाना। किन्हीं को कुछ नहीं खाना। किन्हीं को कुछ नहीं खाना। अब देख लीजिए आप, जहां सजीव है वहां पर कोई आ रखा है, जहां निर्जीव है वहां पर कुछ आ रखा है। आ रखा है। अंतिम वाक्य में दोनों का साथ में प्रयोग किया हमने, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक का। हो गया। अगला सर्वनाम लिखिए छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा जरूरत नहीं पड़ेगी कि परिभाषा में क्या है, प्रश्न शब्द आएगा। देखिए, दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं। तो लिखिए यहां पर, लिखना प्राणीवाचक सर्वनाम। यहां लिखिए प्राणीवाचक सर्वनाम। और यहां लिखिए अप्राणीवाचक सर्वनाम। प्राणीवाचक सर्वनाम, देखिए अप्राणीवाचक सर्वनाम। देखिए, जो सजीवों के लिए प्रयुक्त हो। जो सजीवों के लिए प्रयुक्त हो। और सामने लिखिए जो निर्जीवों के लिए प्रयुक्त हो। जो सजीवों के लिए प्रयुक्त हो, जो निर्जीवों के लिए प्रयुक्त हो। लिख लिया। तो यहां पर कौन सा है, लिखिए जो है भैया आएगा आपके सजीवों के लिए। और यहां पर है कौन, और यह वाला आता है निर्जीवों के लिए। और यहां पर आएगा क्या, कौन क्या। नीचे लिखिए उदाहरण। कौन आया है।
बच्चा क्या खाएगा? अगला, किसी ने, रुको 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 रुको, किसने, किसने यहां सामान रखा? किसने, किसने, किसने यहां सामान रखा? ऐसा बोल, किन्होंने बोला? ऐसा बोल किन्होंने बोला? हो पर बिंदी आएगी, किन्होंने बोला। देखिए, अब किन से पूछा जाएगा? अब किन से पूछा जाएगा? मतलब विकारी रोकना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है आपके? मैं उदाहरण आपके सर्वनाम की, ये जो मूल जो है, इनकी बजाय व्युत्पन्न उदाहरण ज्यादा लिखा रहा हूं, ताकि पता रहे कि ये वही सर्वनाम है। कि विकर्ण पहले पढ़ चुके थे, जिसके विकारी है वो यहीं पर आएगा। आप विकारी पर ध्यान दीजिएगा। वैसे आपका सर्वनाम विषय अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरी तरफ से टॉपिक आपका पूरा हो गया है। पुनरावृत्ति मैं लिखा चुका हूं, एक बहुवचन वाला, कि कोई कोई, पुनरावृत्ति हो गई तो एक वचन होगा, बहुवचन होगा? कैसे होगा? कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहे हैं, ये मैं लिखा चुका हूं पीछे। ठीक है, सब चीज लिखा चुका हूं। आपके सर्वनाम कोई चीज छुड़वाई नहीं है। कोई छुड़वाई है तो प्रश्न करोगे तो पता चल जाएगा। तो थोड़ी चीज तब वैसे कल छोड़ दो, सर्वनाम टॉपिक हमारा पूरा है, पर परीक्षा की दृष्टि से अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट करता हूं, अभी आप प्रश्न नहीं करोगे, सर्वनाम का कोई प्रश्न अभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी सर्वनाम विषय पूरा, टॉपिक पूरा होगा, जो प्रश्न बनते हैं उस हिसाब से पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि प्रश्न हमेशा दूसरे विषय से तुलनात्मक बनते हैं हमेशा, और अभी तक हमने तुलना की नहीं है। क्योंकि ये सर्वनाम, जितने भी हमने सर्वनाम पढ़े, उनमें से जैसे आपने कितने पढ़े थे? 11 सर्वनाम थे। 11 में से 3 निकाल दीजिए, 8 सर्वनाम आगे जाकर के सर्वनाम मिश्रण बन जाएंगे। मतलब 3 नहीं बनते हैं, वो तुम्हारा पूरा हो गए। 11 में से 8 है, वो कभी तो रहते हैं सर्वनाम, कभी बन जाते हैं विशेषण। इसलिए टॉपिक पूरा नहीं हुआ है परीक्षा की दृष्टि से। बाकी सर्वनाम आपका जो टॉपिक है वो आपका पूरा हो गया है। ठीक है, तो अगला बिंदु लिखिए, विशेषण। तो ये पूरा कब होगा? जब ये पढ़ेंगे, इसके साथ में ये भी पूरा हो जाएगा। यहां लिखिए अर्थ। विशेषण शब्द, विशेषण शब्द संस्कृत की शिश धातु के साथ वी उपसर्ग और अन प्रत्यय जुड़ने से बना है। अन प्रत्यय जुड़ने से बना है। डैश वी धन शिष्य धन अन बराबर
विशेषण, कॉमा जिसका अर्थ होता है वि धन शिष धन अन विशेषण, कॉमा जिसका अर्थ होता है विशेषता बताना, विशेषता बताना। अगला बिंदु, जाति, विकारी शब्द, विकारी शब्द। अगला, रूपांतरक, रूपांतरक विशेषण का खुद का विशेषण का खुद का कोई रूपांतरक नहीं होता है। खुद का रूपांतरक नहीं होता है। यह जिस संज्ञा की, पूर्ण विराम लगाया कर, यह जिस संज्ञा की, यह जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, कमा उसी के रूपांतरों को, उसी संज्ञा के रूपांतरकों को अपने व्यवहार में लेता है, उसी संज्ञा के रूपांतरकों को अपने व्यवहार में लेता है। परंतु जब यह संज्ञा बनकर प्रयुक्त होता है, परंतु जब यह संज्ञा बनकर प्रयुक्त होता है, कौमा तब संज्ञा की ही भांति, तब संज्ञा की ही भांति, तब संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक के अनुसार, तब संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करता है। अपने रूप में परिवर्तन करता है। अपने रूप में परिवर्तन करता है। इसलिए लिंग वचन कारक, इसलिए लिंग वचन कारक इसके रूपांतरक माने जाते हैं। लिंग वचन कारक इसके रूपांतरक माने जाते हैं, क्योंकि खुद का कोई रूपांतरक नहीं होगा इसका। जैसे आपने मान लीजिए एक शब्द पढ़ लिया बहुत, अब बहुत लोग लिख लिया आपने, तो बहुत लोग का क्या रूपांतरक होगा? देखिए लोग जैसा है वैसा बहुत है, तो फिर ये नहीं बदलता है और संज्ञा की तरह प्रयोग करेगा, क्योंकि फिर कारक चिन्ह जो होता है ये विशेषता बताता है, पर जब ये विशेषता नहीं बताता तब ये खुद संज्ञा होता है। उस समय ये संज्ञा की भांति लिंगवाचक कारक के रूप बदलता है। इसलिए कहते हैं कि विशेषण का भी रूपांतर लिंगवाचक कारक होता है,
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमेशा विशेषता होता है, ये बहुत बार खुद संज्ञा बन के प्रयोग हो जाता है। इस परिस्थिति में यही मानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई प्रश्न बनेगा विष्णु से। आगे प्रश्न इसमें और अच्छे, बहुत अच्छे प्रश्न बने। इसे रूपांतर ध्यान रखना, यदि प्रश्न आ भी जाए तो क्या करोगे, लिंग वचन कार्य का इसका अब कर देना, क्योंकि ये संज्ञा की तरह ही प्रयुक्त होता है। जब संज्ञा के साथ नहीं होता तब, और संज्ञा साथ में होती है तो फिर संज्ञा जो करती है वो ये साथ चलता रहता है, बस ये इसका काम है। क्योंकि हम इसको कहते हैं, ये आगे इसकी जाति लिखा हमने विकार्य शब्द, पर जाति से अतिरिक्त भी बहुत ज्यादा चलते हैं, अविकार्य रूप में ज्यादा चलते हैं। ये विशेषण दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। तो अविकारी इसमें ज्यादा आंकड़े में है, विकारी तो कम संख्या मिलते हैं, अविकारी बहुत ज्यादा मिलता है हमारे यहाँ पर इनको फिर भी विकारी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये संज्ञा की तरह काम करते हैं तो संज्ञा के लिंग वचन की तरह ये अपना, जैसे संज्ञा बदलती है वैसे लिंग वचन कार्य के अनुसार बदलते हैं, इस दिन को विकारी कहते हैं हम। बाकी ऐसे देखा जाए तो विकारी विशेषण संख्या में कम है और अविकारी ज्यादा है। तो अगला लिखिएगा परिभाषा। पहली परिभाषा, जो विकारी शब्द संज्ञा शब्दों की, जो विकारी शब्द संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित करते हैं। व्याप्ति मर्यादित करते हैं, कॉमा उन्हें विशेषण कहते हैं। जो विकारी शब्द संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहां पर व्याप्ति का जो अर्थ है वह है फैलाव, और मर्यादित का अर्थ है सीमित। नीचे लिखिए कोष्टक में, व्याप्ति का अर्थ तो है फैलाव और मर्यादित का अर्थ है सीमित। दूसरी परिभाषा लिखिए, जो विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम, जो विकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो विकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कॉमा उन्हें विशेषण कहते हैं। ये आप लोगों की परिभाषा है, आपकी प्रिय परिभाषा है। परीक्षा में पूछता है तो राजी होता है कि मेरा प्रश्न सही हो गया, पर इसे मेरिट में नहीं आ पाते आप। ये मेरिट में आने वाली परिभाषा नहीं होगी, ऊपर वाली मेरिट में आने वाली होगी। ये पूछती पटवार 2018 मुख्य परीक्षा। पटवार 2018 में प्री और मेंस दोनों हुआ था, अधीनस्थ बोर्ड नहीं करवाया था। 16 में अधीनस्थ बोर्ड की स्थापना 15 में हो गई थी, 14 में हुई है। अधीनस्थ बोर्ड की स्थापना कब हुई है? चौदह में हो गई है। इसका जो पहली परीक्षा थी वो थी महिला पर्यवेक्षक 2015। तो हो सकता है कि आप जैसे कह रहे 14 में हो गई तो हो गई भाई,
पर पहली परीक्षा पता है महिला पर्यवेक्षक हुई थी, और उसमें हिंदी का पहला ही जो प्रश्न था वो मानकीकरण वाला प्रश्न पूछा इस बोर्ड ने, और बोर्ड ही था जिसने सबसे पहले मानकीकरण का प्रश्न पूछा था इसने। इसके बाद आरपी सिंह 2018 एलडीसी पूछा था मानकीकरण वाला प्रश्न। दूसरी बार जो पढ़ाता हूं मानक रूप के शब्दों को ऐसे लिखो और वैसे लिखो, नहीं लिखते हम। ये शुरुआत हमारे यहाँ पर इसने की थी बोर्ड ने। जो चाहिए प्रश्न आया था कि चाहिए कि 4 रूप लिखे बताओ सही कौन सा है, तो ए वाला रूप सही था, वो महिला पर्यवेक्षक था, उसमें आता। तब पता चला कि अच्छा मानकीकरण से कोई प्रश्न आता है क्या, इस शब्दों ऐसे भी लिखा जाता है क्या, तो वो आयु तो कर चुका प्रश्न करता ही है। तो ये परिभाषा आपके आयोग ने, ये अदृश्य बोर्ड परिभाषा पूछ चुका आपके, ये पटवार मुख्य परीक्षा में थी। ये लोग इसको क्रिया की परिभाषा करके आए थे। ऑप्शन क्या करके आए थे, मैं कहीं जानता हूं, ठीक है, तो मुझसे पूछा था सर हम तो क्रिया करके आए थे। भाई क्रिया करो क्यों आए थे, हमने तो आपको परिभाषा लिखी थी ये चीज, अब क्रिया क्यों करके आए थे। चलो ये हो गई परिभाषा, पहली परिभाषा। अब लिखिए कार्य, एक छोटा सा बिंदु लिखिए, कार्य किसका, विशेषण का। पहला कार्य संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताना। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताना। दूसरा कार्य संज्ञा अथवा सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करना। दूसरा कार्य संज्ञा अथवा सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करना। व्याप्ति मर्यादित करना। तीसरा जो कोष्टक में लिखिएगा आप पूरे को, और नहीं लिखो क्योंकि दूसरे शब्दों में लिख रहा हूं मैं आपको, तो तीसरा तो कैसे पढ़ा, चलो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कौन सी पीएचडी करनी है कि तीसरी पर मार्क लग जाएगा, लगेगा कोई मार्क नहीं लगेगा। खुद के नोट से आए तो हल कर लेना, परीक्षा में 2 में से 1 आएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के अर्थ को, संज्ञा अथवा सर्वनाम के अर्थ के फैलाव को सीमित करना। संज्ञा अथवा सर्वनाम के अर्थ के फैलाव को सीमित करना। तीसरी विशेषता या चौथी जो भी है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की व्यापकता। व्यापकता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की व्यापकता को सीमित ऑब्लिक संकीर्ण बनाना। सीमित ऑब्लिक संकीर्ण बनाना। नीचे लिखिए उदाहरण। उदाहरण देखिएगा, जैसे हमारे पास में संज्ञा है विद्यार्थी, ध्यान सुनिएगा, विद्यार्थी संज्ञा है, और जो विद्या का अर्जन करता है वो कौन है, विद्यार्थी है। विद्या का अर्जन का मतलब यहां पर है विद्या के लिए प्रार्थना, विद्यार्जन नहीं है, माफी चाहता हूं, यहां पर है जो विद्या के लिए प्रार्थना करता है वो विद्यार्थी होता है। अब विद्यार्थी शब्द ये संज्ञा है, दुनिया के सारे विद्यार्थी इसमें सम्मिलित है, जो भी विद्या का अर्जन कर रहा है वो इसमें सम्मिलित है। पर यदि आप यह प्रयोग कर लेते हो पढ़ाकू विद्यार्थी, तो अब सारे विद्यार्थी सम्मिलित नहीं है इसमें।
सारे विद्यार्थी सम्मिलित नहीं है, केवल वही है जो पूरे दिन पढ़ते हैं। पूरे दिन का मतलब उनका जीवन पढ़ाई से है, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं किसी दुनिया से। वे विद्यार्थी यहां सम्मिलित हैं, दूसरे सम्मिलित इसमें नहीं है। सबसे बढ़िया सरल समझने वाला हम लिखा यहां पर घोड़ा। घोड़ा कहने से दुनिया के सारे घोड़े सम्मिलित होते हैं, वो तो किसी प्रजाति के हो चाहे किसी जगह पर हो, सब आ गया। हम लिखा लाल घोड़ा, सारे नहीं है। मान लीजिए हमने कहा कि भाई ये इतने घोड़े हैं, दुनिया के सारे घोड़े हैं, लाल का मतलब अब ये यही पॉइंट सीमित हो गया। ये करते हैं, अर्थ को फैलाता नहीं है विसरण, अर्थ को सीमित करता है। विसरण का मतलब तारीफ, और कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो उसका दायरा क्या कर रहा है? सीमित कर रहा है। उसके दायरे को विस्तृत नहीं कर रहा है, दायरे को सीमित करता हमेशा। कहते हैं गुणगान गाते हैं साहब। गुणगान मतलब आपने अगले व्यक्ति किताब को आप डायरी में लेकर आ गए, उस गुणगान की आपने इतनी कर दिया, उस जिंदगी पूरी इतनी कर दिया व्यक्ति की, फिर क्या हुआ इस व्यक्ति का? तो दायरा सीमित नहीं करते हैं। यदि एक ही चीज लिख दी आपने, ठीक है, तो क्या कर दिया? सीमित। तो जब भी कोई लेखन होता है तो कहते हैं लेखन में विशेषताएं कम से कम प्रयुक्त की जाती है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें जो विशेषण का प्रयोग होता है वो न्यूनतम किया जाता है, कि उसको सीमित नहीं करेंगे आप, हर जगह सीमित करेंगे, ठीक है, तो फिर दूसरी चीजें हट जाती है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भाई किसी व्यक्ति का चरित्र लेखन कर रहे हो आप, ठीक है, तो चरित्र लेखन में आप हर समय विशेषण का प्रयोग नहीं कर सकते, आप विशेष उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या कर दिया आपने, उस व्यक्ति का चरित्र लेखन कर रहे हो आप। चरित्र में तो वैसे क्या होता है कि चीजें खराब ऐसे छोड़ देते हैं, अच्छी चीज लिखते हैं, ठीक है, अच्छी में भी आपने और अच्छी कर दी उसे, तो फिर जो समझ थी आपने छोड़ दी उसको। सीमित नहीं किया, दायरा हमेशा विशेषण क्या करता है? सीमित करता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, शादी में सफेद घोड़ी लाएंगे, और ढूंढो अब दुनिया के सारे लोग सफेद मांग लग जाए तो आगे नवंबर आ रहा है, शादियों का सीजन है, सीजन है। पहले या तो ट्रैक्टरों को होता था, आज ये दुल्लों का सीजन है। और ये नाम किसने दिया? बिजनेस बन गया, बोलते हैं ना सीजन, मतलब बाजार बन चुका। कौन सा? शादी एक बाजार है। आप कहीं जाते हो शादी के लिए तो एक बात ध्यान रखिएगा, टेंट वाले को और कौन सा होता है? कैटरिंग वाला, टेंट वाला, डीजे वाला, गार्डन वाला, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है बेटा, आप उनके लिए एक व्यापार है। आप उनके क्या? एक व्यापार है, ये तो घाटा या फिर नफा। अब आपको लगता है उसमें कि भाई साहब मेरे पर्दा से नहीं लगेगा, मिल गया, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी करे नहीं करे, क्योंकि ये क्या बन चुका है? बाजार। और ये क्या है? सीजन है। भाई साहब हाँ ये यही लगेगा, आपको देना पैसा दो, नहीं तो जाओ यहां से, यही बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि उन पर आपको रत्ती भर भी भरोसा नहीं करना है। जब आप शादी करते हो और जब गार्डन बुक करते हो, टेंट वाले करते हो, आप आप क्या करते हैं उसमें? आप में क्या होता है? वो बहुत खुशी होती है, और आप उसमें क्या करते हैं? भरोसा कर लिया कि भाई क्या वो सही है। मैं आपसे क्लियर करता हूं, इसमें आपको सूझबूझ रखनी है, कभी भरोसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कभी उन पर भरोसा नहीं करना है। सारी चीज लिखा पढ़ी करनी है, एटलीस्ट व्हाट्सएप पर सारी चीज लिखा पढ़ी हो। और फुल पेमेंट कभी गलती से मत करना उनको, हाफ पेमेंट करो, हाफ होने के बाद में, ठीक है। ये चीजें कमिटमेंट में रखना। कोई करता नहीं है, देखो धंधा उनको भी चलाना है, कस्टमर वो भी नहीं छोड़ते हैं। और यदि आपको कोई कस्टमर को छूट रहा है कोई व्यापारी, तो उससे अच्छा व्यापार दूसरा मिलेगा। ये बाजार है, ये क्या है? बाजार है, यही है। ये जिंदगी में चीज ध्यान रखना आप, कभी नहीं। और उनको ये पता नहीं चलता कि आपको एडवांस आधा क्यों दे रहे हैं, आप पूरा गलती से मत देना कहीं पूरा, नहीं तो बर्बाद कर देगा वो आपको, वो कभी सही नहीं करेगा। मैं एक चीज नहीं है, मैं लाखों रुपए के टेंट की व्यवस्था ना वहां पर ही चीज देख चुका हूं, मालिक चिल्लाता है मेरा इसने बिगाड़ दिया, ये मेरा नहीं किया। तो भाई तूने इसको पहले ही बोलना चाहिए था, लिखा पढ़ी कर पूरी, क्या मेरी ये चीज चाहिए, मतलब ये चीज चाहिए, समझ गए आप? तो आप करोगे तो पता चलेगा, आप उस चीज से भुगतोगे। भुगतोगे क्या नहीं भुगतोगे? बिल्कुल भुगतेंगे आप।
और अगले को पता चलना चाहिए कि आपने उसकी अव्यवस्था की है, आपने इसकी अव्यवस्था की है। और जब तक उसे पता नहीं चलेगा, वो ये नहीं कहे कि भाई साहब गलती होगी मेरे से, तब तो उसे पेमेंट में देना। और वो आपसे कभी जोर मार के मांगेंगे नहीं। आज फोटो रखो अपने पास में, क्या रखो, फोटो रखो अपने पास है कि भाई साहब हमारे बीच अब बातचीत हुई है, देखो किधर पड़ा है, आप नहीं किया, अरे भाई साहब चल गया, भाई साहब क्या चल गया, आपका बिजनेस है, मेरा ये था। तो जैसे हम करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, सफेद घोड़ी। आज लोगों को होता है कि सफेद घोड़ी बैठ कर जाएंगे, भाई साहब सब आप जैसे हो जाए, तो आपने क्या कर दिया, सीमित कर दिया, इसका दायरा क्या कर दिया, सीमित कर दिया। अब सब आप जैसे हो जाए तो क्या सफेद घोड़ी होती है, ठीक है, वो कहते हैं शुभ का प्रतीक होती है। भाई घोड़ा तो घोड़ा ही है, बेटा घर में ले आओ ना तो बहुत बड़ी बात है। जो काला घोड़ा होता है ना, वो बहुत ताकतवर का प्रतीक होता है। और पता है शुभ पता नहीं क्या ले लेकर जा रहा हूं, ताकत का प्रतीक होता है वो, ठीक है, बहादुरी का प्रतीक है वो, भाई यहां से लेकर जाएगा, ठीक है। तो कोई हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा आपसे आप कैसे हो। घोड़े से फर्क नहीं होता है, उसको सिंगार देते पूर्जे से, होता है ऐसा, जो भी हो उसी के रूप में अपने चले। और इतना ही आपको पसंद है तो फिर हाथी लाइए। विद्यार्थी है तो घोड़ा कहने से दुनिया के सारे घोड़े आते हैं, पर लाल घोड़ा कहने से दुनिया के सारे घोड़े नहीं आते, बल्कि केवल लाल आते हैं जो कुछ क्षेत्र में ही सीमित है, वो आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। और अगर सफेद बोल दिया तो फिर वो हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने चूहा कह दिया, अब देखिए अब लोगों ने क्या कर दिया, दायरा सीमित कर दिया, एक भावना सीमित कर दी। कैसे, चूहों की देवी किसको बोलते हैं, करणी माता को। वहां जाएंगे तो इतने सारे चूहे मिलेंगे, भाई उनसे खुश नहीं होगा, तो किसी ने कह दिया कि सफेद ही देवी का वाहन है। बस देवी के लिए चूहा चूहा है, देवी कब भेद कर रही है वहां पर, देवी क्यों भेद करेगी मुझे बताइए उस प्रजाति में। वो भेद किसने किया, किसी भाई ने कर दिया होगा, किसने सीमित कर दिया उसको। जैसे हमने चूहा लिखा है और चूहा को क्या कर दिया उसने, सफेद चूहा यानी सफेद चूहा। अब लो, अब भाई कुछ जाते हैं यहां से जिनका काम है कि यह सफेद चूहा देख लिया तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, मंदिर को भूल गया, देवी की मूर्ति को भूल गया भाई, और जो इतने सारे आसपास है उसके वहां के चूहे सबको भूल गया, और बुद्धि में क्या गया, सफेद चूहा दिखेगा तो मेरी मन्नत पूरी होगी। अबे तेरी खाक मन्नत पूरी होगी देवता, तो मूर्ख आदमी है, देवी के दर्शन से तेरी मन्नत पूरी नहीं हो रही है और इस सफेद देखने से तेरी हो जाएगी। और देवी के लिए सब क्या है, समान है। आप भेद कर रहे हो, आपकी मन्नत वहीं पूरी नहीं हो पा रही है। आपने, ठीक है, देवी ने सबको क्या दिया है, समान नजर दिया है वहां पर चूहों को, इससे सब स्वतंत्र विचरण करते हैं वहां पर, आपको कभी नहीं काटते, आपके पैरों नीचे कभी नहीं आएंगे। आप अपनी दौड़ लगा लो, आप अपनी दौड़ लगा लो, पैरों नीचे कभी नहीं आएंगे आपके, भले 1000 को घूम रहे हैं ना तो भी नहीं आएंगे आपके। और भाई क्या कह रहा है कि सफेद दिखेगा तो मेरी मन्नत पूरी होगी, तो फिर इतना सफर क्यों किया वहां पर, मन्नत देवी कर रही है। तो कभी भी जाएं तो इसके चक्कर न पड़े, जो भी आपको पहला मिले उस दर्शन कीजिए, बोला मेरी मन्नत पूरी है, समझ गए। तो मन्नत पूरी आस्था से लिखो आप इसे। तो एक लिखिए, उदाहरण लिखिए आप, लिखिए विद्यार्थी, पढ़ाकू विद्यार्थी, चूहा, सफेद चूहा, घोड़ा, लाल घोड़ा, लिखो एक बार।
आगे बढ़े, माफी चाहता हूं, थोड़ा सा अर्जेंट था बहुत ज्यादा। तो हो गया विसरण, ये ज्यादा या तो इतने ध्यान रखना। इसके बाद अगला बिंदु लिखिए प्रविशेषण। ये पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसकी उपयोगिता आगे। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण के विशरण होते हैं, जो शब्द विशेषण के विशरण होते हैं, कॉमा उन्हें प्रविशरण कहते हैं। जो शब्द विशेषण के विशेषण होते हैं, कॉमा उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उन्हें प्रविशरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, दूसरे शब्दों में जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, कॉमा उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले हम लिखिए पहले वे लिखो, पहले वे लिखो, भाषा लिखो पूरी। पहले वे कॉमा पहले वे जो मूलतः प्रविशेषण होते हैं, मूलतः प्रविशेषण होते हैं और प्राय विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। पहले वे जो मूलतः प्रविशेषण होते हैं और प्राय विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, और प्राय विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। जैसे इस तरफ लिखिए जो मूलतः विशेषण होते हैं, जो मूलतः विशेषण होते हैं और प्रयोग के अनुसार प्रविशेषण बनते हैं। जो मूलतः पहले वे दूसरे लिखते हैं यहां पर, चलो कोई बात नहीं, हो गया। जो मूलतः विशेषण होते हैं और प्रयोग के अनुसार प्रविशेषण बनते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा शुरुआत में लिख से दूसरे वे, ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो। तो यहां पर क्या कि ऐसा कोई विग्रह नहीं है कि हम लिखेंगे ये विशेषण है, ये प्रविशेषण है। हमने कहा कि दोनों किसी रूप, कोई शब्द एक विशेषण प्रयोग के अनुसार प्रविशेषण बन सकता है, एक प्रविशेषण प्रयोग के अनुसार विशेषण बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा। बस सामान्यतः क्या होता है कि मूलतः जो प्रश्न होता है वो प्रश्न रहता है। सामान्यतः यानी बोलचाल में ये विशेषण कम बनता है,
जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द लिखा हमने यहां पर, अकेला। रुकिएगा, अकेला एक विशेषण है, यह विशेषता बताता है। देखिए, अकेला आदमी, ये लिखा हमने। यहां पर भी हम लिख रहे हैं अकेला आदमी। आप किसका प्रयोग करते हो? हमने कहा कि देखिए, ये अकेला है, ये विशेषण है, यहां पर आदमी यहां पर संज्ञा है, ये यहां पर संज्ञा है और ये यहां पर विशेषण है। यहां पर भी आदमी संज्ञा है और अकेला विशेषण है। मैंने यहां पर लिखा है निपट, निपट अकेला आदमी। क्या आप निपट का प्रयोग करते हो? कभी किया? बहुत कम करते हो, कि मूलतः प्रश्न है, ये जब प्रश्न का रूप आएगा तभी प्रयोग करते हो। अब निपट अकेला बोलते हैं हम, यह प्रविष्ण है। निपट का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल अकेला आदमी। आप किसका प्रयोग करते हो? निपट का प्रयोग करते हो, बिल्कुल करते हो, बिल्कुल अकेला आदमी। और यहां पर यदि हम ये कर दूं बहुत अकेला आदमी, नहीं बोलते ये आदमी बहुत अकेला है, ऐसे बोलते हो आप? क्या नहीं बोलते हो? बहुत अकेला मतलब बिल्कुल अकेला, वो निपट अकेला है। तो वो तो है प्रविष्ण, जो प्रविष्ण नहीं बनता है। पर ये क्या है? ये सामान्यतः विशेषण है। बहुत आदमी, बहुत लोग, बोलते हम बहुत कार्य, बहुत दिन, बोलते हैं ना हम, ये सामान्यतः विशेषण है। कौन सा? बहुत। पर प्रयोग अनुसार क्या आ गया? ये क्या बना? प्रविष्ण। तो हमने दो प्रकार के लिखा, जो मूलतः प्रविष्ण होते हैं, जो प्राय विशेषण नहीं बनते हैं, और ये मूलतः विशेषण होते हैं और प्रयोग अनुसार प्रविशेषण बन जाते हैं। इसका प्रयोग कुछ नहीं है, ये सीधे बन जाते हैं। प्रयोग किया भाई, ये विशेषण है तो ये क्या बन जाएगा? प्रविशेषण बनेगा। अब ये क्या कर रहा है? विशेषण की विशेषता बता रहा है, उसकी नहीं बता रहा है। ये किसकी बता रहा है? इसकी विशेषता बता रही है। किसकी बता रहा है? नहीं, ये इसकी बता रहा है, इसकी बता रहा है, अकेला की बता रहा है। तो यही आगे हमारे काम आएगी चीज। हम आगे जब बिंदु पढ़ेंगे तब ये हमारी चीज बहुत ज्यादा काम आएगी कि अचानक लिखो आपने। लिख लिया आपने?
लिख लिया? ठीक है, अब ये काम करिए, यहां पर 3-4 उदाहरण लिखिए जो केवल ये वाला है। ये तो हमारा काम हो गया, मेरा काम आपको पढ़ाने का हो गया है, बस इतना ही इसमें पढ़ना होता है, बाकी तो जब आगे व्यवहार में लाएंगे तब इनको समझेंगे। ठीक है, फिर भी लिखिए यहां पर नीरा मूर्ख व्यक्ति, नीरा मूर्ख व्यक्ति, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति। नीचे और लिखिए निहायत, निहायत बेईमान अफसर, निहायत बेईमान अफसर। एकदम पवित्र, एकदम पवित्र जगह, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला बालक, अत्यंत मीठा पानी या अत्यंत खारा पानी, ये लिख दो आप। मीठा अत्यंत कहां से होगा? अत्यंत खारा पानी। अति सुंदर नारी, इधर नहीं है भाई साहब, उधर है, सब उधर लिख रहे हैं हम। अति सुंदर नारी, अब अति का प्रयोग कब करते हो आप? जब किस चीज की अति होती तभी करते हम, ऐसा थोड़ी करते हैं हम। एक बोलते हैं सुंदर नारी, अति का प्रयोग कब होगा? किसी काम की अति होगी तब बोलते हम, यानी सुंदरता की अति तब बोलते हम, ये वाला। पर एक बेहद शब्द है आपके पास, बेहद, बेहद शब्द भी ऐसा आता, बेहद खूबसूरत नारी, बेहद खूबसूरत औरत, ऐसे बोलते हम। पर बेहद है वो विशेषण के रूप में भी चलता है आपका। जब देखिए अति प्रयोग किया हमने, ये इधर आया, पर बेहद है विशेषण के रूप में ज्यादा चलता है। उदाहरण बताओ बेहद का एक, बेहद का उदाहरण बताइए जो किसी संज्ञा की विशेषता बताना आता है, प्रश्न नहीं आता है। एक तो मैंने बताई दी आपको, बेहद खूबसूरत नारी, बेहद खूबसूरत औरत, ये तो मैंने बता दिया। बेहद खूबसूरत महिला, ये तो हो ही गया। आप लोग बोलते ना है बेहद कठिन कार्य है, तो बेहद तो आपने प्रश्न प्रयोग कर लिया। अब आपका दिमाग है ना वो वही घूमेगा, विशेषता के साथ घूमेगा, यानी विशेषण के साथ घूमेगा, ये बिना विशेषण के प्रयोग करिए आप। अरे भाई साहब, नारी के साथ को थोड़ा छोड़ दीजिए, बेहद लिया ही है, बेहद कमजोर प्रयोग कर लिया, कमजोर विशेषण है। मैं कह रहा हूं अब आपका दिमाग वही घूम रहा है, आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे। ये विद्यार्थी की दिक्कत होती है, विद्यार्थी पता है समझ कहां चूकता है, वो उसी के आसपास घूमता है, थोड़ा दायरा बढ़ाता नहीं अपना, अपने आसपास बोलते हो बेहद प्यार है, नहीं सुनते आप? बताइए। बेहद खर्चीली, आपके है, आपके है, पाला पड़ा हुआ है। यदि आपको पाला पड़ गया तो दोबारा कभी पाला नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बेहद खर्चीला पुरुष, ठीक है, तो एक लिखिएगा बेहद, इस तरफ लिखिए बेहद, बेहद खर्चीला पुरुष, इस तरफ लिखना, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर पशु, कम शरारती बालक, कम शरारती बालक, अल्प कमजोर
शरीर, बड़ा बहादुर बालक, बड़ा बहादुर बच्चा, ऐसे लिखिए, बड़ा बहादुर बच्चा, बड़ा बहादुर बच्चा। थोड़ा मीठा पानी, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान। तो परम यहां पर क्या है? प्रविष्ण है। इन सब को रेखांकित करना, प्रविष्ण को। एक नोट लिखिए, बस नोट दो लिखने आपको, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक नोट है जिसकी वजह से रीट लो सेकंड में प्रश्न उड़ गया है, मतलब डिलीट हुआ है। लिखिए यहां पर, कुल विशेषणों की गिनती में प्रविशेषण को भी गिना जाता है। कुल विशेषणों की गिनती में प्रविशेषण को भी गिना जाता है। कुल विशेषणों की गिनती में प्रविशेषण को भी गिना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा नोट, इस नोट को भूलना नहीं है। एक और लिखिए, प्रविशेषण की उपस्थिति में विशेषण सदैव दोहरी भूमिका में होता है। प्रविशेषण की उपस्थिति में विशेषण सदैव दोहरी भूमिका में होता है। लिखिए, इसमें आगे लिखना, संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए विशेषण और प्रविशेषण के लिए विशेषण की भूमिका में होता है। संज्ञा के लिए संज्ञा के लिए विशेषण और प्रविशेषण के लिए विशेष्य की भूमिका में होता है, भूमिका में होता है। पूर्ण विराम। अगला बिंदु लिखिए, विशेष्य। ठीक है, ये विशेष्य बिंदु पढ़ेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। विशेष्य। ठीक है, तो चलो आदि धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।